गुड इवनिंग एंड वेलकम। सो आज का अपना क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन The National Green Tribunal is a specialized judicial body established in 2010 to handle environmental disputes involving multidisciplinary issues. It was created because regular courts were overwhelmed and often lacked the technical expertise to decide on complex ecological matters. तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है जो कि 2010 में इस्टेब्लिश की गई और इनका काम था कि जो भी इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट है जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ है, मतलब एक डिस्प्यूट बट उसके अंदर मल्टीपल इश्यूज़, ऐसे केसेस को हैंडल करना। और ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो रेगुलर कोर्ट्स थे उन पे ऑलरेडी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इतने सारे केसेस पेंडिंग थे और उसके ऊपर से इन्वायरमेंटल केसेस और आ रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक डिफरेंट बना दिया जिसकी वजह से ये अपने जो रेगुलर कोर्ट थे उधर टेक्निकल एक्सपर्ट भी नहीं थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और जो कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल मैटर्स थे फिर उस पर बहुत टाइम लगता था, लंबी प्रोसीडिंग चलती थी डिसीजन आने में। इसीलिए जो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो बनाया गया ताकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो डायरेक्टली उधर फाइल किए जाए और उधर ही उनका फास्ट डिस्पोजल हो। The NGT was established under the National Green Tribunal Act 2010, making India only third country in the world after Australia and New Zealand to have such dedicated environmental code. मतलब ये जो है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत बना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इंडिया को इसने थर्ड नंबर की कंट्री बना दिया वर्ल्ड में कि जिसका खुद का डेडिकेटेड इन्वायरमेंटल कोर्ट है जहाँ पे सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैटर सुने जाते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बने थे ये कोड 2010 के पहले। कंपोजिशन ऑफ एनजीटी। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ एनजीटी is its balanced bench. It isn't just run by judges, it includes scientists and environmental experts. So ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिक फीचर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कि ये बैलेंस है, मतलब इसके अंदर जजेस भी है और इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स भी है जैसे साइंटिस्ट वगैरह, या फिर जो इन्वायरमेंट में जिन लोगों की पीएचडी है या फिर ज़्यादा नॉलेज है, उनको बहुत एक्सपर्ट्स है वो लोग। चेयरपर्सन रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चेयरपर्सन रहता रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, या फिर जो भी चीफ जस्टिस था हाई कोर्ट का वो चेयरपर्सन एज की तरह एक्ट करता। देन जुडिशियल मेंबर्स retired judges of the high courts, expert members, professionals with masters or doctorate in science, engineering and at least 15 years of experience in the field of environment. मतलब वो ऐसा ऐरा गहरा नट्टू खैरा नहीं रहता, जो भी एक्सपर्ट रहता वो 50 साल 15 ईयर्स का तो उसको एक्सपीरियंस रहता, 15 ईयर्स का, और उसके पास मास्टर्स या फिर डॉक्टरेट की डिग्री रहती उस पर्टिकुलर साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड की। तो ये तीन लोग रहते, एक चेयरपर्सन रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जुडिशियल मेंबर रहते रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड एक्सपर्ट मेंबर रहता। ऐसे तीन लोगों का मिला के वो बेंच बनता। ईच बेंच मस्ट कंसिस्ट एट लीस्ट वन जुडिशियल मेंबर एंड वन एक्सपर्ट मेंबर टू इंश्योर एवरी डिसीजन इज लीगली साउंड एंड साइंटिफिकली एक्यूरेट। मतलब हर एक बेंच एटलीस्ट एक जुडिशियल मेंबर और एक एक्सपर्ट तो होना ही, ज़्यादा रह सकते लेकिन एक एक तो होना ही, ताकि डिसीजन लीगली साउंड और साइंटिफिकली एक्यूरेट रहे। Jurisdiction and powers. The National Green Tribunal has the power to hear all civil cases where a substantial question relating to the environment is involved. मतलब जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके पास पावर है सभी सिविल केसेस को सुनने की जिसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन क्रिएट हो रहा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और इट ड्रॉस इट्स जुरिस्डिक्शन फ्रॉम 7 स्पेसिफिक लॉस। मतलब इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो 7 लॉ से आता है इन्वायरमेंट के। मतलब ये 7 लॉ से रिलेटेड अगर कोई मैटर होगा तो ये सुन सकते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जैसे वाटर एक्ट ऑफ 1974, देन वाटर सीज एक्ट 1977, एयर एक्ट 1981, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। What the NGT cannot do. It specifically cannot hear cases related to Wildlife Protection Act 1972 or the Indian Forest Act 1927, as this often involve criminal penalties. So ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखो कि एनजीटी है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927
के मैटर्स को हियर नहीं कर सकती। मतलब वो मैटर्स में क्रिमिनल एक्टिविटी और क्रिमिनल पेनल्टीज भी इन्वॉल्व रहती, इसलिए एनजीटी का उस पर जुरिस्डिक्शन नहीं वो मैटर्स पे या फिर उन दो एक्ट पे। Guiding principles. Unlike regular civil courts, the National Green Tribunal is not bound by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure 1908. Instead, it is guided by the principle of natural justice. मतलब जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो किसी प्रोसीजर ऑफ मतलब जो भी सीपीसी है उससे बाउंड नहीं है। ये बेस है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब जो भी ऑर्डर ये पास करेगा वो बेस रहेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ना कि सीपीसी पे। When passing orders or awards, the NGT strictly applies sustainable development, precautionary principle and polluter pays principle। तो ये अपन ने बहुत बार देख लिए, अब तो आपको ये याद ही होने को होना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट दैट मीट्स द करंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी प्रगति जिससे आज के लोगों की तो नीड फुलफिल हो जाए लेकिन उससे फ्यूचर के लोगों की नीड को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, टेकिंग एक्शन टू प्रिवेंट डैमेज इवन इफ फुल साइंटिफिक सर्टेनिटी इज मिसिंग। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से अगर थोड़ा भी ये है चांसेस है कि उससे कुछ ऐसी डेंजरस डैमेज हो सकता या फिर सीरियस डैमेज हो सकता या फिर ऐसा डैमेज हो सकता तो इरिवर्सिबल नेचर का हो, तो उस कंडीशन में भले ही साइंस बोल रहा कि इसकी 100% गारंटी नहीं है, इसकी वजह से ही वो पर्टिकुलर टाइप का डैमेज होगा, लेकिन अगर थोड़ी सी भी अपने को ये है शंका या फिर थोड़ी सी भी ऐसा बोल लो कि 50-50 चांसेस है, तो उस कंडीशन में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यूज़ करके उसको रोका जाए। Polluter pays principle, ensuring the person responsible for pollution pays for the restoration of environment। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल ये कहता कि जिसने भी पॉल्यूशन किया वो ही उसका कंपेंसेशन के लिए लायबल रहेगा और वही पे करेगा रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि उसने ही पोल्यूट किया ना। द की फंक्शंस एंड रिलीफ, द ट्रिब्यूनल इज मैंडेटेड टू मेक एन एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशंस और अपील्स फाइनली विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग। मतलब ट्रिब्यूनल मैंडेटरी कर दिया ट्रिब्यूनल पे कि आपको आपका जो डिसीजन है या फिर जो भी एप्लीकेशंस आपके पास आए उनको डिस्पोज करना पड़ेगा और जो भी अपील्स आई उनको भी डिस्पोज करना पड़ेगा 6 मंथ के अंदर अंदर फाइलिंग होने के बाद। तो उसके अंदर वो क्या क्या रिलीफ प्रोवाइड कर सकते, सबसे पहले तो कंपेंसेशन दे सकते और रिलीफ टू विक्टिम्स ऑफ पोल्यूशन। देन ऑर्डर कर सकते रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज बाय एनवायरमेंटल निग्लेक्ट एंड ऑर्डर कर सकते रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट फॉर पर्टिकुलर एरिया। तो सिंपल है कंपेंसेशन देना, अगर पोल्यूशन करता है कोई कॉस्ट तो उधर के विक्टिम को रिलीफ एज अ रिलीफ काम में आएंगे कंपेंसेशन। देन रेस्टिट्यूशन के ऑर्डर देना अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज करता है इन्वायरमेंटल निग्लेक्ट की वजह से, और रिस्टोरेशन करना अगर किसी जगह पे फॉरेस्ट था उसको डिफॉरेस्टेशन करा तो फिर से उधर पेड़ लगा के उसको फॉरेस्ट बना, रिस्टोर करो उसको, ऐसा। अपील्स, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ एनजीटी can appeal directly to the Supreme Court of India within 90 days of passing order। मतलब अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के डिसीजन से या उसकी ऑर्डर से तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकता है 90 डेज के अंदर अंदर। लैंडमार्क अचीवमेंट्स, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बीन एक्सट्रीमली प्रोएक्टिव इन इंडियन एनवायरमेंटल गवर्नेंस। सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, आर्ट ऑफ लिविंग केस एंड स्टबल बर्निंग। वेस्ट मैनेजमेंट, इट बैन ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट अक्रॉस द कंट्री। मतलब इसने ये बैन कर दिया कि जो भी कचरा है उसको आप ओपनली बर्न नहीं कर सकते क्योंकि उससे पॉइजनस गैसेज रिलीज होती जो पोल्यूशन कॉज करती। देन एयर पोल्यूशन, इट पास ऑर्डर्स टू बैन 10 year old डीजल व्हीकल्स इन दिल्ली एनसीआर। हाँ, इसने एक ऑर्डर पास करी जिससे 10 साल पुरानी जो भी डीजल की गाड़ियाँ थी वो बैन कर दी गई दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन बढ़ रहा था। आर्ट ऑफ लिविंग केस, it imposed an environmental compensation of ₹5 crores for damage to यमुना फ्लड प्लेन्स। मतलब जो यमुना फ्लड प्लेन्स थे उधर कुछ तो भी प्रोजेक्ट कर रहे थे ये शायद से, और उससे कुछ डैमेज हो रहा था इन्वायरमेंट को, तो इसीलिए उनको कंपेंसेशन देने को बोला 5 करोड़ का। स्टबल बर्निंग, इट हैज़ इशूड मल्टीपल डायरेक्शंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू कर्ब क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग। मतलब इन्होंने इतने बहुत सारे डायरेक्शंस इशू करे स्टेट गवर्नमेंट को कि जो भी मतलब फसल काटने के बाद जो भी रेसिड्यू उड़ता है उनको जलाया ना जाए, ऐसे।
ये लैंडमार्क अचीवमेंट्स थे 4. In summary, the National Green Tribunal is a fast track court for nature. It bridges the gap between law and the science. For your exams, remember that it is a statutory body, not a constitutional body. मतलब ये law के तहत बनी है, ना कि constitution द्वारा. It consists of both judges and experts, and it follows the principle of natural justice rather than the strict CPC Civil Procedural Code. सो सिंपल है, अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे क्वेश्चन आए और इसके चांसेस ज़्यादा है कि आ सकता, तो सबसे पहले ये क्या है वो लिख लेना. उसके बाद इंडिया थर्ड कंट्री बन गई इसको बनाने की, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद की. देन कंपोजिशन, चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट. देन हर बेंच में एक जुडिशियल मेंबर और एक एक्सपर्ट होना ही. देन जुरिस्डिक्शन, ये 7 एक्ट को लागू, मतलब 7 एक्ट से रिलेटेड अगर कोई केस है तो उसको इसका जुरिस्डिक्शन लगता है, लेकिन उसके 2 एक्सेप्शन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. Then guiding principle, sustainable development, precautionary principle and polluter pay principle. Then key functions and relief, compensation, restitution, restoration. अपील सुप्रीम कोर्ट को जाती है 90 दिन के अंदर अंदर. लैंडमार्क अचीवमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, आर्ट ऑफ लिविंग केस, डबल बर्निंग. एंड थोड़ी समरी लिख लेना मन से. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.